सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का इतिहास विषय का पाठ 4 आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना का आगे का प्रकरण आदिवासियों के जीवन पर असर, यानी कि औपनिवेशिक शासन यानी ब्रिटिश सरकार के आने पर आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि बिरसा के बारे में, जो कि झारखंड के एक छोटा नागपुर के जंगलों में घूमता था। उसने खुद ये ऐलान किया कि भगवान ने उसे लोगों की रक्षा और दीकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। दीकू, उसने कहा, बाहरी लोगों को जो जनजातियों से अलग थे। फिर हमने ये देखा कि इन दीकुओं ने उन लोगों को गुलाम कैसे बनाया। आदिवासी या जनजातीय समूह ये किस तरह से जीते थे। तो ये लोग क्या है कि कुछ झूम खेती करते थे, कुछ घुमंतू खेती। झूम खेतू का मतलब घुमंतू खेती, जिसमें क्या था कि पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काटकर और नीचे जो घास फूस थी छोटी उसे जलाकर ज़मीन को खाली करते थे। और ये लोग क्या करते थे कि बीज को रोपने की बजाय बीजों को बिखेर देते थे, और जब फसल तैयार हो जाती तो उस फसल को काटकर और उस भूमि को परती, यानी कि उस भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते थे और खुद दूसरी जगह चले जाते थे। तो इससे क्या होता था, जो ज़मीन खाली छोड़ी है, परती छोड़ी है, वो थोड़े समय बाद भूमि दोबारा से उपजाऊ हो जाती थी। और कुछ जो आदिवासी थे वो शिकार करते थे, अपनी शिकार के द्वारा, और संग्रह करते थे वनों से जो मिलने वाले सामग्री है उनका, और इसके द्वारा अपनी आजीविका चलाते थे। कुछ पशुपालन करते थे। ये पशुपालन भी अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर ही करते थे। जैसे कि अगर एक स्थान पर घास खत्म हो गई तो वो दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को साथ लेकर चले जाते थे। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि कुछ आदिवासी एक जगह पर भी खेती करते थे, कैसे करते थे, और औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। तो चलिए पहले यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा कि शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी है वो एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की ज़िंदगी एक खास क्रम, मर्द और औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। यानी उनका एक क्रम रहता था कि शिकार का वक्त कौन सा है, बुआई का कौन सा है, और कौन से काम को मर्द करेंगे, कौन से काम को महिलाएं यानी औरतें करेंगी। तो ब्रिटिश मानव विज्ञानी बेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बेंगा और खोंड समुदायों के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे के बारे में समझा जा सकता है। वे लिखते हैं कि चैत में, यानी जब हमारे भारतीय जो महीने हैं चैत यानी मार्च अप्रैल का समय, उसमें औरतें इकट्ठा करने और बचे कुचे ठूंठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से ही शुरू हो जाता था, यानी पूर्णिमा से पहले। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली, मशरूम, जिसे हम कुकरमुता आदि फल है वो बीन कर लाती थी। और जो ये इन फलों को बीन करके वो क्या करती थी कि ये जड़ें और जो कंद है वो इकट्ठा करती, महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। तो मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था, क्योंकि ये हमने पढ़ा था इससे पहले कि जो बेगा है वो अपने आप को जंगल की संतान मानते थे और वो किसी के यहाँ मजदूरी करने में विश्वास नहीं रखते थे। तो बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी, यानी कि जो जंगल में बची कुची लकड़ियाँ थी, जंगल जलाते थे तो उसके बाद जो लकड़ियाँ बच जाती थी तो उसे वो ईंधन यानी चूल्हे में जलाने के लिए इकट्ठा कर लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। फिर जेठ का महीना यानी गर्मी और मई जून में बुआई होती थी और शिकार चलता ही रहता था।
आषाढ़ से भादों तक बारिश के दिनों में मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियां आने लगती थी। कार्तिक यानी हमारे दीपावली के पास अक्टूबर नवंबर में कुटकी में ये पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियाँ भी पूस के महीने में ही, जिसे हम पोष भी कहते हैं, होती थी। माघ में नए पुरुष बेवड़ की तरफ चल देते थे। तो बेवड़ वही घुमंतू खेती। तो इस दौरान शिकार और चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। तो यह चक्र पहले साल का होता था और दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई और कटाई होती थी, क्योंकि भोजन काफ़ी होता था। इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। और तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी। तो इस तरह से देखो कि हमने ये देखा कि किस तरह से इन लोगों के जो जनजाति समूह हैं, आदिवासी लोग हैं, ये किस तरह से अपनी आजीविका चलाते थे, किस तरह से ये जीते थे। इसके बाद कि कुछ लोग हैं वो एक जगह पर ही रहकर खेती करते थे। झूम खेती के अलावा वो एक जगह पर खेती भी करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह पर खेती करते थे। अब वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज ही माना जाता था, जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, तो कुछ क्या बन जाते, मुखिया बन जाते, और बाकी लोग जो वो उनके अनुयायी यानी उनके समर्थक होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बंटाई पर दे देते थे। तो ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है, क्योंकि देखो जो घुमंतू खेती करते थे, शिकारी थे, है ना, उनको अंग्रेज़ लोग क्या समझते थे कि ये जैसे अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, असभ्य लगते थे। तो इसलिए उनको ये था कि इनको एक जगह बसाना जरूरी है ताकि ये स्थायी रूप से एक जगह पर टिक सके और सभ्य बने। इसके बाद आगे ये देखो कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। तो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन है वो बिल्कुल ही बदल गया था। तो कैसे बदला, ये बदलाव कैसे आए, क्या थे बदलाव, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण भी रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे ज़मीन और वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद ही बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार अब क्या थे, बदल गए थे। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ हैं वो छीन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में भी रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही और वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। तो यहाँ देखो कि एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको, और इसमें क्या बताया हुआ है कि ये पूर्वोत्तर के निशी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना हुआ घर दिखाई दे रहा है। और जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव उनकी मदद करता था, यानी मिलकर के सब एक साथ इस घर को बनाते थे। तो ये तो था कि इन मुखियाओं का क्या हुआ अंग्रेज़ों के आने से। अब ये है कि जो घूमते थे, घुमंतू काश्तकार थे, उनका क्या हुआ। तो ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे
और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। तो वे ये चाहते थे कि जो आदिवासी हैं वो अपने समूह को एक जगह स्थायी रूप से रहें और एक ही स्थान पर टिक कर खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना अंग्रेज़ों के लिए क्या था, आसान था। तो अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम भी लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय किया और उन्होंने यह भी तय किया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया, जैसा कि हमने अध्याय 2 में भी देखा था कि पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को क्या करते थे कि वो सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की जो अंग्रेज़ों की कोशिश थी वो ज़्यादा कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें उनके परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई। तो इस तरह से देखो कि औपनिवेशिक शासन का इन आदिवासियों के जीवन पर क्या असर हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वन कानून, कि अंग्रेज़ों ने वनों के लिए क्या कानून बनाए और उन कानूनों का इन आदिवासी जनजाति समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।